नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद इजरायल और ईरान ने एक दूसरे पर और हमले किए। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खतरे की अनदेखी करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की। कहा, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वैश्विक आम सहमति की उपेक्षा को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए। आम आदमी पार्टी ने 2 और भाजपा, कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। और एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में लीड्स में मेजबान इंग्लैंड के साथ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत की मजबूत बढ़त। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष जारी रहने के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने आज तड़के ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के बाद ईरान पर नए हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने ईरान के करमनशाह प्रांत में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और हथियार भंडारों पर हमला किया। ईरान ने भी इजरायल में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनसे कई शहरों में धमाके सुने गए। दूसरी ओर ईरान की संसद ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस पारगमन मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस बारे में अंतिम निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। इस बीच अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर जलडमरू मध्य को खुला रखने के लिए संभावित नौसैनिक टकराव की तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की, जिसमें संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया। एक रिपोर्ट। ग्रॉसी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरानी संसद के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि ईरान की विधायिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सभी सहयोग को निलंबित करने के लिए कानून पर विचार कर रही है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। पुतिन ने ईरान पर अकारण आक्रामकता की टिप्पणी की और इसे निंदनीय बताया। साथ ही तेहरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के लिए रूस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में देश के बारे में की गई टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्हें अवांछित तथा तथ्यात्मक दृष्टि से गलत बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा संचालित ये बयान संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओआईसी मंच के निरंतर दुरुपयोग को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने स्वयं आतंकवाद को शासन कला में बदल दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के वास्तविक खतरे को स्वीकार करने में बार बार विफल रहा है। भारत ने कहा कि ओआईसी को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न अंग है। मंत्रालय ने कहा कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रचार को अपने एजेंडे को हाईजैक करने और उसका राजनीतिकरण करने की अनुमति देने के खतरों पर विचार करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना आज की गई। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी सीट बरकरार रखी है। पार्टी के राजेंद्र कुमार चावड़ा कड़ी सीट पर 39,000 से अधिक मतों के अंतर से विजयी रहे।
आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने विसावदर सीट 17,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती। इस बीच गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने उपचुनाव में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के उम्मीदवार आरेदान शौकत ने 77,000 वोटों से जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने कालीगंज सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के आशीष घोष को 50,049 मतों से पराजित किया। पंजाब में लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा विजयी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को 3 महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया है। ये अंतिम तिथि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पर लागू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि के बीच दिए गए भाषण संकलित हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पुस्तक लोगों को विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। मैंने पुस्तक को सही नजर से देखा और मैं ये कह सकता हूं कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। यानी विकसित भारत साध्य है और यह किताब उसका साधन है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुस्तक में सभ्यता से लेकर संस्कृति और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के विषय शामिल हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल्याणकारी विचारों से अवगत कराएगी। राष्ट्रपति जी ने जब अपना पहला संबोधन किया था तो एक प्रसिद्ध उड़िया भाषा के कवि है भीमो भोई, उनकी 2 पंक्तियां उन्होंने रखी थी, मैं वो वहां पे दोहराना चाहूंगा। मोह जीवन पछे नर के पड़ी थाओ जगत उद्धार हो। इसका मीनिंग है कि चाहे स्वयं का जीवन बलिदान कर दें लेकिन राष्ट्र का उद्धार हो। इस भावना से राष्ट्रपति महोदय ने हमेशा अपने जीवन को जिया है और विश्व कल्याण की इसी भावना को वो आज भी हम सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा में प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका रही है। नई दिल्ली में 11 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने नए भारत के निर्माण में विज्ञान, नवाचार और प्रशासनिक सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। The last 10 years turned India into a technology leader rather than a technology follower. And thirdly, also saw India coming out with global best practices for others to follow. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। आयरलैंड के कॉर्क स्थित आहाकिस्ता में एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में श्री पुरी ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक साथ आना होगा। श्री पुरी ने कहा कि भारत दशकों से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और मुंबई तक आतंकवाद से जूझ रहा है। राष्ट्र ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण, अवसर और सुधार के माध्यम से समावेशी विकास के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
पिछले एक दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। सांस्कृतिक और समुदाय विशिष्ट पहलों ने भी सार्थक प्रभाव डाला है। हज सुविधा ऐप और हज स्वयंसेवकों के लिए समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाया है, जबकि ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। समावेश केवल एक नीति नहीं है, ये एक वादा है। योजनाओं, छात्रवृत्ति, डिजिटल सुधारों और विरासत संरक्षण के माध्यम से सरकार सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा दे रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। मौसम विभाग ने 25 जून से उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। अगले 7 दिनों के दौरान मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज और कल अत्यधिक तेज वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। गुजरात में आज सूरत के कई इलाकों में तेज वर्षा हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर में आज भीषण जलभराव की वजह से सड़क यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। सूरत शहर में भयंकर जलभराव के कारण सड़क यातायात बाधित हुआ है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अग्निशमन विभाग ने स्कूलों और रिहायशी इलाकों में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। स्कूल और कॉलेज आधे में ही बंद कर दिए गए थे। जल स्तर 6 फीट से ऊपर बढ़ने के कारण तापी नदी पर बने पुल को मोटर चालकों के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है और राज्य के 15 बांध हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब बात खेलों की। एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट पर 314 रन बना लिए हैं। चौथे दिन भारत ने केएल राहुल और ऋषभ पंत की शतकीय पारी से मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाते हुए बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने आज 2 विकेट पर 90 रन से आगे खेलने शुरू किया था। भारत की पहली पारी में 471 रन के जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 465 रन बनाए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे रक्तदान के व्यापक प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नई दिल्ली के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाटीदार परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान रात 9:30 बजे रक्तदान की प्रक्रिया, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और इससे जुड़ी गलतफहमियों के बारे में टेलीफोन और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर और हमले किए। अमेरिका ने समूचे पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा। भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खतरे की अनदेखी के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की आलोचना की। कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वैश्विक आम सहमति की उपेक्षा को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए। आम आदमी पार्टी ने 2 और भाजपा, कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल। गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।